एंड एक और बार अमेजिंग और हैरान कर देने वाली फैक्ट जानने की बारी आ चुकी है। यस एवरीवन, आज हम लोग साथ में देखने वाले हैं कुछ मजेदार और अमेजिंग फैक्ट वीडियो। एंड इस वीडियो को बनाया फैक्ट मंडे चैनल ने, तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलो आओ वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। आप ये करोगे तो आपकी बिल्ली आपसे नफरत करने लग जाएगी। इन जानवरों के साथ ऐसा क्यों होता है? सर धड़ से अलग होने के बाद भी कॉकरोच जिंदा कैसे रह लेता है? कैसे इन पेड़ों से बिजली बनाई जाती है? आखिर हीलियम गैस इनहेल करने से हमारी आवाज फनी क्यों हो जाती है? एक ऐसा जीव जो कभी मरता ही नहीं, इन जानवरों की ऐसी अजीब आँखें क्यों होती है? क्या स्पेस में भी वेल्डिंग की जा सकती है? और अगर आप चोट लगने के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगवाना भूल गए, फिर जो होगा देख के आपकी रूह कांप जाएगी। क्या होगा दुनिया भाई? का सबसे पहला मीम कौन सा था, जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 15 ऐसे काम जो आपकी बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर आप इनको बार बार करोगे तो बिल्ली आपसे नफरत भी कर सकती है। सबसे पहला है बेली रब। बिल्ली हमेशा अपने वाइटल ऑर्गन्स को छुपा के रखती है, लेकिन जब इन्हें सेफ फील होता है और आप पर विश्वास होता है तो रिलैक्स करने के लिए ये अपनी बेली को एक्सपोज कर देती है। ऐसे में कुछ लोग गलत फहमी में आ जाते हैं और इनकी बेली को रब करने लग जाते हैं, लेकिन इनकी बेली पर सेंसिटिव हेयर फॉलिकल्स और नर्व्स होती हैं, जिन्हें टच करने पर ये काफी इरिटेट हो जाती हैं। नंबर 2 बाथिंग। फ्रीक्वेंटली आपको अपनी बिल्ली को नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि इनके फर कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं होते और बार बार वॉश करने से इनके नेचुरल ऑयल्स हट जाते हैं, जिससे स्किन ड्राई और अनकंफर्टेबल हो सकती है। रही बात साफ सफाई की, तो ये अपनी जीभ से ग्रूमिंग करके अपने फर को नेचुरली क्लीन रखती हैं। नंबर 3 सरप्राइजेस। इंसानों को सरप्राइजेस पसंद है, पर बिल्लियों को बिल्कुल नहीं। खीरा देख के बिल्लियां उछल जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि खीरा बड़ा और डरावना होता है, क्योंकि कुछ बिल्लियां तो इसको आराम से स्मेल करके खा भी लेती हैं। असल वजह है कि अचानक सामने आई चीज से इनका डिफेंस रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। नंबर 14 क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खाना वेस्ट में कैसे बदल जाता है? इस प्रोसेस की शुरुआत आपके मुंह से होती है। जब आप खाना चबाते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और सलाइवा उसे सॉफ्ट और स्लिपरी बना देती है, ताकि वो आसानी से गले से होके पेट तक पहुंच सके। पेट में पहुंचते ही स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खाने को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी होता है तो स्टमक के एंड पर एक छोटा सा वाल्व होता है, जिसे पाइलोरस कहते हैं। ये ओपन होता है और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर उस खाने में से इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये पूरा प्रोसेस 4 से 6 घंटे तक चल सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पतला वाटरी मिक्सचर जैसा होता है, लेकिन जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन इस मिक्सचर से ज्यादा पानी एब्सॉर्ब कर लेती है और जो बचता है वो सॉलिड वेस्ट होता है, जो बाद में दूसरे गेट से निकल जाता है। नंबर 13 अगर कभी आपने बकरी की आंखों को ध्यान से देखा होगा तो आपको वो बहुत अजीब लगी होगी, क्योंकि गोट, डियर और ज़ेब्रा की आंखों की प्यूपिल्स हॉरिजॉन्टल होती हैं, वहीं कैट, फॉक्स और स्नेक की वर्टिकल प्यूपिल्स होती हैं, और टाइगर जैसे शिकारी जानवरों की प्यूपिल्स राउंड होती हैं। लेकिन इतना डिफरेंस काहे को? तो देखो, प्रे एनिमल्स जो शिकार बनते हैं, उन्हें अपना सिर नीचे झुकाकर घास खाते वक्त आसपास के एरिया पर भी नजर रखनी होती है, ताकि वो शिकारी जानवरों से बच सकें। और इसी वजह से गोट अपनी आंखों को काफी हद तक रोटेट भी कर सकती हैं, जिससे उन्हें लगभग 320 से 340 डिग्री तक का वाइड व्यू मिलता है, जो हॉरिजॉन्टल प्यूपल की वजह से पॉसिबल होता है। वहीं कैट्स छोटे शिकारी होते हैं, उन्हें ज्यादा क्लोज रेंज हंटिंग में प्रिसीजन चाहिए होता है, इसीलिए उनकी वर्टिकल प्यूपिल्स लाइट को कंट्रोल करके डेप्थ और रात में क्लोज ऑब्जेक्ट्स को बेटर फोकस करने में मदद करती हैं। अब बात करें टाइगर जैसे बड़े प्रेडेटर्स की, तो उनके पास राउंड प्यूपिल्स होती हैं, जो डिस्टेंस और मोशन डिटेक्ट करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं। इससे उन्हें दूर की मूवमेंट नोटिस करने में एडवांटेज मिलता है। नंबर 12 ये एक ऐसी मशीन है जो चूहों की कब्र खोद देती है। दरअसल चूहे जमीन के नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चूहों का जनाजा निकालने के लिए इस रोडेनेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले चूहों की बिल में इसकी रॉड को अंदर तक घुसाकर प्रोपेन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को चूहों के घर में भर दिया जाता है, और फिर एक बटन दबाते ही गैस इग्नाइट होती है और चूहों के घर में जोरदार धमाका होता है, जिससे सारे चूहे अंदर ही दफन हो जाते हैं बिना कफन के। नंबर 11 अगर आपको भी इंजेक्शन से डर लगता है तो पेश है एक ऐसी सुई जो बॉडी में जाते ही सॉफ्ट हो जाती है। दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंटल नीडल कॉन्सेप्ट है, जिसे साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने नीडल रीयूज और नीडल स्टिक इंजरीज जैसे रिस्क को कम करने के आइडिया के साथ डेवलप किया है। ये सुई गैलियम मेटल या गैलियम बेस्ड अलॉय से बनाई जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास होता है। मतलब ये नीडल जब बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो ये सॉफ्ट होने लगती है, जिससे रीयूज करना मुश्किल हो जाता है, और मेडिकल स्टाफ को लगने वाले एक्सीडेंटल प्रिक्स का रिस्क भी कम हो सकता है। हालांकि अभी ये रिसर्च और टेस्टिंग फेज
में है। मास प्रोडक्शन में मेडिकल यूज के लिए अभी ट्रायल्स, परमिशंस, अप्रूवल्स और सेफ्टी चेक्स होंगे, पर ये आइडिया सच में नेक्स्ट लेवल है। नंबर 10, मिलिए टार्डीग्रेड से। ये 0.5 mm का इत्तू सा जीव कोई आम क्रिएचर नहीं है, बल्कि इसके पास तो ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जिन्हें देखकर एलियन भी शर्मा जाएं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इंसान जहां 50 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहीं ये 150 डिग्री की हीट भी बर्दाश्त कर लेता है। और अगर ठंड की बात करें तो इनकी कुछ स्पीशीज -272 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड सर्वाइव कर लेते हैं, जो कि यूनिवर्स के ऑलमोस्ट लोएस्ट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब है। समंदर में जहां बड़ी बड़ी स्टील सबमरीन्स प्रेशर से फट जाती हैं, ये छोटा सा जीव उससे भी 6000 गुना ज्यादा प्रेशर झेल लेता है। और इसका सर्वाइवल मोड और भी क्रेजी है। ये बिना पानी, बिना ऑक्सीजन और यहाँ तक कि प्योर वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। सोलर रेडिएशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। 2007 में साइंटिस्ट ने इसे स्पेस में वैक्यूम और रेडिएशन में एक्सपोज किया था। ये वहाँ भी जिंदा रहा और कुछ ने तो स्पेस में बेबीज तक प्रोड्यूस कर दिए। इस दुनिया की मास एक्सटिंक्शंस में जहाँ डायनासोर्स तक खत्म हो गए, ये टार्डीग्रेड वहाँ भी बच गया। और जब इसको खाना, पानी, ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, तो ये अपनी बॉडी को टून स्टेट में डाल लेता है। ये टार्डीग्रेड्स का सर्वाइवल मोड होता है। इस स्टेट में ये क्रिएचर ऑलमोस्ट डेड जैसा लगता है, पर ये एक्चुअली जिंदा होता है। इस स्टेट में ये बिना सांस लिए 100 साल तक सर्वाइव कर सकता है। और जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, ये अंडरटेकर की तरह फिर जिंदा हो जाता है। और इतने पावरफुल होने के बावजूद इनकी नॉर्मल लाइफ सिर्फ 3 से 30 महीने की होती है। और कोई स्पीशीज तो करीब 2 साल तक जिंदा रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मरते कैसे हैं? अपनी उम्र पूरी करके ये नेचुरली भी मर सकते हैं और इन्हें इन तरीकों से मारा भी जा सकता है। नंबर 9, कभी कभी एवोल्यूशन भी कुछ जानवरों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस की। समंदर में जितने भी वाइल्ड ऑक्टोपस मिलते हैं, ऑलमोस्ट सब वर्जिन ही होते हैं और इनकी मेटिंग भी बड़ी अजीब होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेटिंग के बाद ज्यादातर मेल ऑक्टोपस को फीमेल सीधा मार के खा जाती है। लेकिन कुछ स्मार्ट मेल्स अपनी मेटिंग आर्म हेक्टोकोटिलस को तोड़कर फीमेल की तरफ फेंक देते हैं, ताकि वो दूर से ही अपना काम कर ले। मतलब डायरेक्ट चिपका चिपकी नहीं होती, दूर से ही काम हो जाता है। पर ये मत सोचना कि इससे मेल बच जाएगा। टेंटिकल तोड़ते ही उनकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं जिससे उन्हें भूख लगना बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो खुद ही मर जाते हैं। उधर फीमेल 40,000 से 70,000 तक एग्स दे देती है और उनकी हिफाजत करते करते खुद भूख प्यास से मर जाती है। और शॉकिंग बात ये है कि मेल फीमेल दोनों के मरने के बाद भी इन हजारों एग्स में से ज्यादा 1 या 2 ही बच पाते हैं। अब बात करते हैं कीवी बर्ड की। इस बेचारे के साथ तो एवोल्यूशन ने पर्सनल दुश्मनी निकाली है। इस चिड़िया का इतना बड़ा एग होता है कि सुन के ही चीख निकल जाए, क्योंकि कीवी का एग उसके बॉडी वेट का 25% होता है। इतना बड़ा कि उसके सारे ऑर्गन साइड शिफ्ट हो जाते हैं। स्टमक और लंग्स इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कीवी मुश्किल से ही खाना खा पाती है और मुश्किल से ही सांस ले पाती है। बावजूद इसके कीवी इतना बड़ा एग देती है कि उसका कंपैरिजन ऑस्ट्रिच के एग के साथ किया जाता है। हालांकि ऑस्ट्रिच का एग बड़ा होता है, लेकिन अगर बर्ड के साइज के हिसाब से देखा जाए तो कीवी बर्ड सबसे बड़ा अंडा देती है। नंबर 8, विदेशों में अब सिर्फ पेड़ ऑक्सीजन नहीं, साथ में बिजली भी बना रहे हैं, जिससे मोबाइल फोन तक चार्ज हो जाते हैं। पर कैसे? इस ट्री जनरेटर को बनाते वक्त एक प्लास्टिक पाइप पे कॉपर की कॉइल्स लगाई जाती हैं। फिर फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के हिसाब से जब इन कॉपर कॉइल्स के पास मैग्नेट वाली रॉड मूव करती है तो बिजली जनरेट होती है। इस रॉड को फास्ट मूव करने के लिए गियर सिस्टम लगाया जाता है और ऊपर से इसको ट्री की ब्रांचेस से रोप से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब जब पेड़ हवा से हिलता डुलता है तो ऊपर वाली मूवमेंट से मैग्नेट वाली रॉड चलती रहती है और नीचे का जनरेटर लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है। ये सिस्टम सिंपल भी है, बैटरी या फ्यूल नहीं मांगता और एनवायरमेंट के लिए भी बिल्कुल सेफ है। नंबर 7, अगर कभी किसी कब्र के चारों तरफ आपको बर्ड्स चक्कर लगाते दिख जाएं, तो ये मत सोचना कि उधर कोई काला जादू चल रहा है, क्योंकि असल बात तो कुछ और ही होती है। ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि ये टर्की बर्ड्स कोई अजीब रिचुअल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टर्की या टर्की वल्चर जैसे बर्ड्स ऐसा क्यूरियोसिटी, स्मेल या आसपास कुछ अनयूजुअल फील होने पर करते हैं। कई बार ये डेड एनिमल्स की बदबू या ग्राउंड वाइब्रेशंस चेक कर रहे होते हैं और कभी-कभी तो बस कंफ्यूजन में ही घूमते रहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। जैसे अभी ये पेड़ के चारों तरफ घूम रहे हैं, शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये पेड़ कहाँ से आया। अब इन बेचारों को कौन समझाए कि कुछ राज राज ही रहने देने चाहिए। नंबर 6, सर धड़ से अलग होने के बाद भी कॉकरोच जिंदा कैसे रहता है? सर अलग होते ही कॉकरोच की बॉडी वाउंड को जल्दी सील कर देती है, जिससे ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। और रही बात दिमाग की, तो कॉकरोच का एक ही मेन ब्रेन नहीं होता, इसकी पूरी बॉडी में नर्व सेल क्लस्टर्स होते हैं जो इसे बेसिक मूवमेंट्स और रिएक्शंस में मदद करते हैं। इसीलिए बिना सर के भी ये थोड़े टाइम तक इमरजेंसी मोड में जिंदा रहता है। और छेदी सिंह की तरह ये अपनी बॉडी के छोटे छोटे छेद स्पिरिकल से सांस लेता है, ना कि नाक से। पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉकरोच अमर है। असली मौत आती है डिहाइड्रेशन बनकर, क्योंकि सर के बिना ये पानी नहीं पी सकता और कुछ दिनों में ही इसकी गेम ओवर हो जाती है। नंबर 5, अगर कभी आपको लोहे की कील
जंग लगी रॉड या किसी नुकीली चीज से चोट लग जाए तो सब कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगवा ले। लेकिन आखिर ये टेटनस होता क्या है और क्या ये सिर्फ लोहे से ही होता है, और अगर इंजेक्शन ना लगवाया तो क्या होगा? तो चलो आपको एक बात बता ही दूं कि टेटनस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके बारे में सोच के ही आपकी रूह कांप जाएगी। पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, टेटनस सिर्फ लोहे से नहीं होता। असली विलेन है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया, जिसके स्पोर्स मिट्टी, धूल और रस्टी मेटल पर आम मिलते हैं। जब चोट लगती है तो ये बैक्टीरिया वाउंड के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाता है। बॉडी में घुसते ही ये बैक्टीरिया टेटनोस्पेसिमिन टॉक्सिन रिलीज करता है, जो सीधा नर्वस सिस्टम और मसल्स पर अटैक करता है। शुरुआत होती है जॉ लॉक से, मतलब तुम्हारा जबड़ा एक जगह जम जाता है, हिलता तक नहीं। फिर नेक, बैक और पूरी बॉडी की मसल्स टाइट हो जाती हैं और सिचुएशन काफी पेनफुल हो जाती है। बॉडी इतनी जोर से अकड़ती है कि मसल्स के झटके से हड्डियां तक फ्रैक्चर हो सकती हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, स्वेटिंग, फीवर, बीपी अप डाउन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और लास्ट स्टेज में मसल्स इतनी अकड़ जाती हैं कि इंसान सांस तक नहीं ले पाता और उसकी मौत हो जाती है। तो छोटी सी चोट भी रिस्की हो सकती है, इसीलिए चोट लगने पर टेटनस की वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है, वरना क्या होगा वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नंबर 4, क्या स्पेस में वेल्डिंग हो सकती है? हाँ हो सकती है, पर धरती जैसी नहीं। धरती पे हम मेटल को हीट या मेल्ट करके जोड़ देते हैं, पर स्पेस एक वैक्यूम है, वहाँ ना एयर है ना ऑक्सीजन। अगर स्पेस में दो बिल्कुल क्लीन मेटल सर्फेसिस को आपस में प्रेस कर दिया जाए तो वो चिपक सकते हैं, और इसको कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, और ये वैक्यूम की वजह से होता है। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करती, क्योंकि मेटल्स का एकदम क्लीन होना मुश्किल है। इसलिए रियल स्पेस मिशंस में हीट बेस्ड वेल्डिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग यूज होती है। कोल्ड वेल्डिंग पर पूरा डिपेंड नहीं किया जा सकता। नंबर 3, दुनिया का सबसे पहला मीम कौन सा था? मीम वर्ड पहली बार 1976 में रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी बुक द सेल्फिश जीन में यूज किया था, जहाँ मीम का मतलब था मिमेटिक, यानी एक ऐसी कल्चरल इन्फॉर्मेशन जो एक इंसान से दूसरे तक कॉपी होके फैलती है। इंटरनेट आने के बाद लोग मजाक वाले टेम्पलेट्स, इमेजेस और जोक्स को मीम बोलने लगे, और आज का पूरा मीम वर्ल्ड इसी से बना है। लेकिन दुनिया का पहला इंटरनेट से भी बहुत पहले आने वाला मीम तो 100 साल पहले ही आ चुका था। 1921 में यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा की एक मैगजीन में पहली बार एक मीम जैसा टेम्पलेट पब्लिश हुआ था, जिसमें 2 ड्राइंग्स थी, और लुक बिल्कुल आज के एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मीम जैसा ही था। मतलब इंटरनेट शुरू होने से पहले से भी कई डिकेड्स पहले लोग ऑफलाइन भी मीम का मजा ले रहे थे। नंबर 2, हम इंसान 2 पैर, 2 हाथ और एक बड़े भेजे के साथ भी दीवार पर नहीं चढ़ पाते, पर यहाँ ये डक के बच्चे जो जस्ट कैसे चढ़ रहे हैं, ये सीधा दीवार पर कैसे चढ़ लेते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इन्हें स्पाइडरमैन की पावर मिल गई हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये स्टंट सिर्फ छोटे डकलिंग्स ही कर पाते हैं, बड़े डक नहीं, क्योंकि इनका वजन सिर्फ 30 से 40 ग्राम के आसपास होता है, और इनके पास छोटे हल्के नुकीले पंजे हैं, जिनसे ये दीवार पर ग्रिप बना लेते हैं। ये अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल दीवार के पास रखते हैं, और अपनी पूंछ को दीवार पर दबाकर स्पाइडर डक बन जाते हैं, और पांव से पुश लेते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब जो काम हम सोच भी नहीं सकते, ये 30 ग्राम का मिनी डक चिल मोड में कर लेता है। अबे भाई। नंबर 1, आखिर हीलियम गैस इनहेल करने से हमारी आवाज फनी क्यों हो जाती है? आता क्या बोलूं? चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। आवाज हमारे वॉइस बॉक्स लैरिंक्स से बनती है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो बात करते वक्त वाइब्रेट करते हैं। जितनी फास्ट वाइब्रेशन आवाज उतनी हाई पिच में होगी, और जितनी स्लो वाइब्रेट करेगी आवाज उतनी डीप होगी। फीमेल्स के वोकल कॉर्ड्स छोटे, पतले और ज्यादा लाइट होते हैं, इसीलिए उनकी वॉइस नेचुरली हायर पिच में होती है। अब आते हैं हीलियम पे। हीलियम हवा से ऑलमोस्ट 7 गुना हल्की होती है। इसमें साउंड बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, मतलब एयर की कंपैरिजन में काफी फास्टर। अब इसका मतलब ये नहीं कि वोकल कॉर्ड्स फास्टर वाइब्रेट करने लगते हैं, बल्कि साउंड वेव्स हीलियम में ज्यादा फास्ट रेजोनेट करती हैं, और इसी रेजोनेंस शिफ्ट की वजह से आवाज पतली, चिपमक जैसी और फनी लगती है। यस एवरीवन, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा वीडियो में, एंड बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ आप लोग सीखे होंगे इस पैड वीडियो से। एंड इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, तो अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।